Assalamu alaikum. Today we are going to start our chapter 19, the global marketplace, page 552. So as we know कि हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा है कि कैसे कंपनीज competitive मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करती हैं और अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बिल्ड करती हैं और एक कस्टमर एक्सपीरियंस बनाती हैं जो कि कस्टमर को एक ऐसा एक्सपीरियंस देती हैं जिससे वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ एक उसकी बॉन्डिंग हो जाती है और वो आपके साथ कनेक्ट कर जाता है. अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे यू ट्राई टू टेक योर प्रोडक्ट और सर्विस ग्लोबल, सो व्हाट चैलेंजेस, व्हाट इश्यूज, व्हाट थ्रेट्स marketeer has to face and how he strategize all the processes जो हमने last chapters में पढ़े हैं, that how he advances his communication, transportation technologies. ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों ने क्या किया कि दुनिया को एक छोटी जगह बना दिया, एक जगह बना दिया, बॉर्डरलेस हो गया सारा कुछ. हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था इन मैनेजमेंट दैट बॉर्डर फ्री सारी जगह काम हो रहा है, हर प्रोडक्ट जा रहा है किसी ना ग्लोबल हो जाए. लेकिन जब आप ग्लोबल जा रहे हो तो एक मार्केटियर के पर्सपेक्टिव से इन द लास्ट सेमेस्टर हमने मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखा था. अब एक जो मार्केटियर है वो कैसे अपनी जो मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं, वो कैसे चेंज करता है, कैसे शेप अप करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट और रीजन और प्लेस जहाँ पे वो जाके एक्सपैंड कर रहा है अपने बिजनेस को. नो मैटर कि फर्म लार्ज हो स्मॉल हो, तो उसे इंटरनेशनल मार्केटिंग इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं. सो व्हाट आर दोज इश्यूज़? वी नो दोज इश्यूज़. नाउ वी विल लुक इन टू दीज इश्यूज़ फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ मार्केटियर. सो लाइक वी ऑल नो कि ग्लोबल मार्केटिंग को समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद गूगल. गूगल ने क्या किया है? वो ग्लोबल ऑपरेशन करता है. इट इज़ ऑपरेटिंग इन मोर देन इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री. ठीक है, तमाम कंट्रीज़ में तकरीबन गूगल का एक अप्रोच है. उसके अलावा 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गूगल आपको ट्रांसलेटर हो जाता है और आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं. तो कैसे इंटरनेशनल मार्केट को केटर करता है, कैसे उसने इतना एक्सपैंड किया, ये सब इसके पीछे एक होता है ग्लोबल मार्केटिंग मिक्स. Now let's start on with the chapter. In this particular chapter, what we are going to study, that to discuss how the international trade system, economic, political, legal and cultural environments affect a company's international marketing decision. Describe 3 key approaches to entering international market. Explain how companies adopt their marketing mixes for international markets. Identify the 3 major forms of international marketing organization. Yes, it is. In this particular chapter we have 7 outlines and we have to cover all of it. We are not going to skip anything. ग्लोबल मार्केटिंग टुडे के कैसे अब मार्केट जो है ग्लोबल कर चुकी है आजकल के ज़माने में. लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, दैट व्हाट इज़ द ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, देन डिसाइडिंग वेदर टू गो ग्लोबल और नॉट, देन डिसाइडिंग टू विच मार्केट टू एंटर, देन how to enter that market we have selected, and deciding on the global marketing program and deciding on the global marketing organization. So in the past क्या होता था कि कंपनीज जो थी इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत कम उनका ध्यान होता था. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ले सकें, कोई फ़ायदा ले सकें, तो इतना ही होता था. ट्रेडिंग विद द इंटरनेशनल मार्केट वैसे इतना नहीं होता. द बिगेस्ट मार्केट आपके जो होमलैंड की मार्केट होती थी वही आप कहते थे कि ये सही है. एंड बट जहाँ जहाँ इन चीज़ों के फ़ायदे थे, इनके नुकसानात भी थे कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको वो रोक देता था. बट इसका फ़ायदा भी था कि जो आपकी होम मार्केट है वो सेफ़र साइड पे थी. जो आपका मार्केटियर है उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के बारे में समझने की, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी. क्योंकि एज यू गो ग्लोबल यू हैव टू फेस दैट चेंजिंग करेंसीज हैं, आपको पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज़, अनसर्टेनिटीज़ का नहीं पता होता उधर क्या हो क्या ना हो. देन कस्टमर की नीड्स, एक्सपेक्टेशंस उधर डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं. बट हाउ एवर टुडे क्या है कि सिचुएशन इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट. Now every organization, no matter what kind of organization is, all the kind of the organizations are going global. ठीक है.
गूगल हो, कोका कोला हो, HP हो, MTV हो, NBA हो, हमारा हलीब दूध हो, हमारे कोई भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स भी हों, दे आर ट्राइंग टू गो इंटरनेशनल. खाड़ी हो गया, निशात हो गया, गोरमे हो गया, नूरपुर हो गया, दीज ऑल मार्केटिंग कर करके ये लोग इंटरनेशनल होने की इन्होंने कोशिश की है. ओके. सो जैसे जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट, अब आपको पता है ग्लोबल व्हेन यू गो इंटरनेशनल, सो द इन्वायरमेंट इज़ एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन एन अटेम्प्ट वो किसी तरह ग्लोबल चली जाए और वो किसी तरह इंटरनेशनल चली जाए. सो व्हाट इज़ हैपनिंग दैट environment is very uncertain, and when the environment is uncertain you get many opportunities, and along with the opportunities threats also arise. जहाँ जहाँ opportunities निकलती हैं threats भी निकलते हैं. सो नाउ डेज़ ये कहना कि ऐसा कोई मार्केटियर हो जो ग्लोबल डेवलपमेंट से या ग्लोबल इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, कोई उसे मसला नहीं पड़ रहा या चेंज नहीं आ रहा उसमें, तो ये आप नहीं कह सकते. दुनिया जो है श्रिंक करती जा रही है. द वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग रैपिडली with the advent of faster communications, transportations and financial flows. As you can see कि different तरीक़ाकारों से, different चीज़ों से communication is very easy through social media, through internet. ठीक है. Transportation is very much easy. आज आप एक प्रोडक्ट इधर TCS या DHL के थ्रू करवाते हैं कुरियर और 3-4 दिन के अंदर विद इन दूसरी कंट्री में पहुंच जाता है. एंड फाइनेंशियल फ्लोज भी बहुत चल रहे हैं. डिफरेंट मीडियम्स हैं जिससे आप आप इधर बैठे बैठे ट्रांसफ़र करें, वो जहाँ मर्ज़ी बंदा उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. सो ऐसे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स डेवलप्ड इन वन कंट्री, गुची पर्सेस हो गए, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर, जापानीज सुशी, जर्मन BMWs. इनको क्या हुआ है कि जब ये ग्लोबल गए दे सो दैट पीपल आर एक्सेप्टिंग द चेंज. अब यहाँ पे सुशी हमारे लोकल पाकिस्तान में आ गई है, सुशी आ गया है, चाइनीज़ वो राइस बाउल हो गए, वो जो व्हाट डू यू से डम्पलिंग्स हो गए, ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे भी आई हैं तो माशाल्लाह चल रही हैं. एक वो चीज़ केक है वो चल रहा है, अंकल टेट्सू. तो इन चीज़ों से क्या है कि जब ये इंटरनेशनली जाते हैं, जब ये किसी कंट्री में जाके एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक रिस्क होता है, तो जब वो जहाँ जाते हैं वहाँ काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, सो एक्सेप्टेंस है लोगों में टूवर्ड्स द न्यू थिंग. इसी वजह से लोग ग्लोबल हो रहे हैं. अब ये कहना गलत नहीं होगा कि एक जर्मन बिजनेसमैन जो है उसने इटालियन सूट पहना हुआ है एंड ही इज़ गोइंग टू मीट सम इंग्लिश फ्रेंड, किसी जापानीज़ रेस्टोरेंट में जा रहा है उससे मिलने के लिए, एंड हु लेटर रिटर्न्स होम टू ड्रिंक रशियन वोडका एंड इज़ वॉचिंग डांसिंग विद स्टार्स ऑन TV. सो ये ग्लोबलाइजेशन की एग्जाम्पल है. वो आ कहाँ से रहा है, वो पहन क्या रहा है, वो खा क्या रहा है, वो मिल किससे रहा है, और घर आके वो क्या पी रहा है, क्या खा रहा है और क्या देख रहा है. सो इट इज़ ऑल द एग्जाम्पल ऑफ दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम वन प्लेस थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. ये जो एक बॉर्डर्स थे उनको हमने किसी ना किसी तरह से वैनिश कर दिया है, और अब बहुत लोग इंटरनेशनल जा रहे हैं. मार्केट्स जो हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं और लोग अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल लेके जा रहे हैं. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू गो ग्लोबल, ठीक है, तो ग्लोबल कंपटीशन भी अराइज करता है. ठीक है. जहाँ जहाँ आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिट्स हैं, तो ये इंटेंसिफाइड भी है सिचुएशन आपके लिए. जैसे अब हर कोई ग्लोबल जाने की कोशिश कर रहा है, हर कोई इंटरनेशनल मार्केट में अपनी होम कंट्री से निकल के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपने प्रोडक्ट को ऑफ़र करना चाह रहा है, अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना चाह रहा है. तो इससे क्या होता है, आपको डिफरेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थ्रेट्स. एंड अगर आपकी होम कंट्री में इफ़ यू से दैट माई प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड एंड माई प्रोडक्ट इज़ वर्किंग वेरी प्रॉपरली, सो इसका नुकसान क्या होगा, आपको इंटरनेशनलाइजेशन को आप इग्नोर कर दोगे कि लोग ग्लोबल हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपकी कंट्री में ऑपरेट करने के लिए आ रहे हैं, और आप अगर इसको इग्नोर कर दोगे तो वो क्या होगा, वो आपको हैवी कंपटीशन देगा. और ऐसे भी हो सकता है दैट यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द गेम. सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस थिंग. आप इंटरनेशनलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते, मार्केट के इग्नोर नहीं कर सकता. ही हैज़ टू लुक फॉर द कंपटीशन जो आ रहा है और जहाँ वो जा रहा है उधर के कंपटीशन के लिए. एक्सक्यूज़ मी.
अगर आप ये तो जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो कभी भी नहीं सोचती कि वो कंपेटिटर्स, फॉरेन कंपेटिटर्स को फेस करेंगी, ठीक है। और अगर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं, क्या होता है, कंपेटिटर उनके सामने या साथ आके बैठा होता है और उनके लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। जैसे जैसे अब हम कहते हैं दैट द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गो अब्रॉड एंड ट्राई टू ऑपरेट ओवर देयर, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें तो आपकी कंपनी एक रिस्क पे है। जब आपकी कंपनी व्हेन यू ट्राई टू गो ग्लोबल टूवर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट मार्केट्स, सो क्या होता है, आपको डिफरेंट अनस्टेबल गवर्नमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। आपको डिफरेंट करेंसीज को होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या रेगुलेशंस होगी या हाई ट्रेड बैरियर्स होंगे। तो ये क्या होगा कि आपको इन सब चीज़ों को समझ के अपनी मार्केट को ग्लोबल लेके जानी है। ग्लोबल फॉर्म क्या होता है, इज़ वन दैट बाय ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री गेन्स मार्केटिंग, प्रोडक्शन, R&D एंड फाइनेंशियल एडवांटेजेस दैट आर नॉट अवेलेबल टू प्योरली डोमेस्टिक कंपेटिटर्स। आप इसमें क्या कर रहे होते हो कि आप पूरी दुनिया को एक समझ रहे होते हो। आप समझते हो दुनिया जो है पूरी, या जितने भी आपकी मार्केट है वो एक मार्केट है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो एक नेशनल बाउंड्रीज़ की जो एक इम्पॉर्टेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है और ग्लोबल ब्रांड्स को डेवलपमेंट होने की चांसेस मिलती हैं। कैपिटल रेस करता है, मटेरियल्स आप कहीं से ले रहे हो, कंपोनेंट्स आप कहीं से तैयार कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर्स कहीं पे हैं और मार्केट जो है आपकी अच्छी जा रही होती है और आपको फ़ायदा भी होता है। एक एग्जांपल है, एक ऑटिस एलिवेटर है। ये क्या करता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिवेटर मेकर हैं। ये क्या करते हैं जी ये साहब, ये जो ऑटिस एलिवेटर है, ये दे अचीव 80% ऑफ इट्स सेल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स से 80% ज़्यादा जो सेल है आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं। डोर सिस्टम जो ये एलिवेटर का, ये फ्रांस से लेके आते हैं। स्मॉल गेट पार्ट्स ये स्पेन से लाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स लाते हैं फ्रॉम जर्मनी एंड स्पेशल मोटर ड्राइव्स वो लाते हैं जी फ्रॉम जापान। एंड इन सब को असेंबल किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है इन USA। सो ये क्या होता है, मैनी ऑफ टुडेज ग्लोबल कॉर्पोरेशंस बोथ लार्ज एंड स्मॉल हैव बिकम ट्रूली बॉर्डरलेस, ठीक है। वो ट्रूली बॉर्डरलेस हो गई हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि जहाँ उनको फ़ायदा हो रहा है वो वहाँ जाके अपना वो वाला एक जो ऑपरेशन है वहाँ एक्सपैंड कर दें। बट इट नेवर मीन्स दैट एवरी कंट्री मे बी स्मॉल और मीडियम साइज इसको जाना है बॉर्डरलेस होना है और उसने बाउंड्रीज क्रॉस करके ग्लोबल करना है। ये भी हो सकता है दैट दीज फर्म्स आर प्रैक्टिसिंग सम ग्लोबल निचिंग, बट द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर स्मॉलर एंड इवन कंपनीज ऑपरेटिंग इन अ ग्लोबल इंडस्ट्री वेदर लार्ज और स्मॉल must assess and establish its place in world's market. अब when you are trying to go global, whenever you are trying to make your company globalized, so some questions have to be answered. वो questions क्या हैं, that what marketing position we try to establish in our country, हमारी क्या marketing position होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में, हमारा economic region क्या होना चाहिए, हम ग्लोबल होना चाहिए। देन कौन हमें ग्लोबल कंपेटिटर्स कौन कौन हो सकते हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, उनके रिसोर्सेज क्या होंगे, हमें अपने प्रोडक्ट को कहाँ प्रोड्यूस करना है और कहाँ से सोर्स जो हमारे प्रोडक्ट है उसको लाना है, वो कौन सी स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस हमने यूज़ करनी है ताकि हम दूसरी कंपनीज के साथ क्या कहते हैं compete कर सकें। अब ये 19.1 एक हमारे पास फिगर है, ये These are the questions ये है, इसमें फिगर आ नहीं रहा अभी। 19.1 पेज नंबर आप लोगों के 553 में एक फिगर है। आई एम नॉट एबल टू गेट इट ओवर हियर। सबसे पहले हमने देखना था लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, दैट व्हाट इज द एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने देखना डिसाइडिंग वेदर टू गो ग्लोबल और नॉट, थैंक गॉड। देन डिसाइडिंग विच मार्केट टू एंटर एंड विच टू नॉट, then deciding how to enter the market we have selected, deciding on the global marketing program कि हमारा marketing program क्या होना चाहिए, deciding on the global marketing organization, and these are the all things we are going to go through in this chapter. Don't worry, I'll come here. अब आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि what are the international trade systems. Don't worry.
worry. I bet. हम ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब हम जब देखते हैं कि जब कंपनी विद इन इट्स ओन बॉर्डर काम कर रही होती है, वो इतना मुश्किल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू गो ग्लोबल. यू हैव टू ऐड मैनी लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोका कोला जो मार्केट है वो हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज़ के पूरी दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, पर उसको डिफरेंट रेट्स को समझना पड़ता है, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स को समझना पड़ता है, डिफरेंट कल्चरल सिस्टम को समझना होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना होता है, हर इन्वायरमेंट के, हर कंपनी के, हर कंट्री के, उधर के कंपेटिटर्स को समझना होता है. तो इट इज़ नॉट ईजी कि आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेके जा रहे हो. Don't worry. अब सबसे पहले बिफोर डिसाइडिंग दैट वेदर वी हैव टू गो इंटरनेशनल और नॉट, a company must understand that what is the international marketing environment. After that you should decide कि आप इस मार्केट में आपको इस रीजन में जाके ऑपरेट करना है कि नहीं. That environment has changed a great deal in the past 2 decades, creating both new opportunities and new problems. अब ये जो environment है इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस ने जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं वो उसके साथ साथ आपके लिए थ्रेट्स भी निकले हैं. So starting off with the international trade system. Restrictions on trade between nations include tariffs, quotas, exchange controls and non-tariff barriers. Ab whenever you're deciding for your company to go abroad and start operating over there, आपको सबसे पहले समझना है कि इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम होता क्या है. No. जब आप अब किसी और कंट्री में जाके अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यू स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, आपको डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं बिटवीन द नेशंस. डिफरेंट गवर्नमेंट्स आपसे टैरिफ्स चार्ज कर सकते हैं. टैरिफ्स क्या होती हैं? टैक्सेस ऑन सर्टेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स डिज़ाइन टू रेज रेवेन्यू और प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फर्म्स. एक सर्टन कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए रेवेन्यू या तो आपके उनका मकसद होता है रेवेन्यू रेस किया जा सके, या उनका मकसद होता है जो उनकी डोमेस्टिक फर्म्स हैं, लोकल फर्म्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. सम टैरिफ्स जो हैं आर ऑफन यूज टू फोर्स फेवरेबल ट्रेड बिहेवियर्स फ्रॉम अदर नेशंस. उसका रीज़न ये होता है कि आपसे फेवरेबल बिहेवियर लिया जा सके डिफरेंट नेशन से. फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, रिसेंटली थ्रेटेंड हाई टैरिफ्स ऑन ऑफ ऑल थिंग्स. एक चीज़ थी, उन्होंने क्या किया था कि यूरोपियन यूनियन में बैन लगाने के लिए उन्होंने क्या किया था, उस पर बहुत हाई जो है टैरिफ लगा दिया था. तो ऑब्वियसली जब आपको 100 से 300% एक चीज़ पे टैक्स देना होगा तो आप क्या करेंगे? यू विल नॉट सेल योर प्रोडक्ट ओवर देयर. अगर आपको वो महंगा पड़ रहा होगा और इतना महंगा होगा तो लोग आपका प्रोडक्ट परचेज़ भी नहीं करेंगे. जैसा यहाँ पे एक चिप्स का पैकेट है, डोरिटोस है शायद, वो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है. अब जहाँ आपको 20 रुपये का लेस का पैकेट मिल जाता है, अब वो क्यों लेंगे? कोई 1-2 बंदा ही होगा ना जो लेगा. तो ये इसलिए किया जाता है, या तो ये लोकल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, या रेवेन्यू रेस करने के लिए, या उनको लिमिट करने के लिए जो इंटरनेशनल लोग आए होते हैं. उसके बाद ही आ जाता है कोटा सिस्टम. लिमिट्स ऑन द नंबर ऑन द अमाउंट ऑफ फॉरेन इम्पोर्ट्स दैट दे विल एक्सेप्ट इन सर्टन प्रोडक्ट कैटेगरीज. अब एक लिमिट लग जाती है कि इस प्रोडक्ट का आप इतना ही अमाउंट हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो सकता है. टू कंजर्व ऑन फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट, ताकि फ़ॉरेन एक्सचेंज में ज़रा एक किस्म की कंजर्वेशन की जा सके और डोमेस्टिक इंडस्ट्री या एम्प्लॉयमेंट को सेव किया जा सके. इसका मकसद ये होता है. इसके अलावा फर्म्स ऑल्सो फेस एक्सचेंज कंट्रोल्स विच आर अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द एक्सचेंज रेट अगेंस्ट अदर करेंसीज. जो आप क्या कहते हैं रेट होता है अगेंस्ट अदर कंट्रीज़ का, जो आप एक कंपनी क्या कहते हैं कि इतनी अमाउंट आप फॉरेन एक्सचेंज से एक्सचेंज करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप वो एक्सचेंज नहीं करा सकते विद अदर करेंसीज. उन्होंने लिमिट रखी होती है. तो इस लिमिट का ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा आपकी रकम बाहर नहीं जा रही होती. Non-tariff trade barriers are biases against bids or restrictive product standards that go against
अमेरिकन प्रोडक्ट फीचर्स. नाउ दिस इज़ फॉर ये अमेरिकन के लिए कि ये ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे नॉन चाइनीज़ कंपनीज ट्राइंग टू क्रैक द ह्यूज एंड फास्ट ग्रोइंग Chinese life insurance market have found the going tough. Domestic companies such as China Life, Ping An and others enjoy tremendous name recognition, but they also benefit from protectionist regulations. For instance, whereas domestic firms can obtain nationwide licenses, foreign firms need separate permissions for every new city or province in which they want to do business, a daunting hurdle. Non-tariff trade barriers are something that you don't allow them. आप उनको एक स्टैंडर्ड्स बना देते हो, उनके लिए पॉलिसीज़ इतनी रिजिड कर देते हो जिसकी वजह से जो उनकी लोकल डोमेस्टिक कंपनीज़ होती हैं वो फ़ायदा उठाती हैं और जो इंटरनेशनल आई होती हैं उनको बहुत एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है कि उन्हें अगर फ़र्ज़ करें लाहौर में एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब उन्होंने वही प्रोडक्ट इस्लामाबाद में करना है तो उसके लिए अलहदा से परमिशन लेनी पड़ेगी, अलहदा से सारा उसको प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा. तो इट इज़ दीज टेरिफ्स और वट एवर दीज इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम इज़ मेड फॉर द somehow for generating some sort of revenue or protecting the domestic firms and employment opportunities. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is a 59-year-old treaty designed to promote world trade by reducing tariffs and other international trade barriers. ये एक एग्रीमेंट है जो किया जाता है, इसको तकरीबन 59 ईयर्स हो गए हैं और ये किया जाता है ताकि वर्ल्ड ट्रेड के जो टैरिफ्स हैं वो कम किया जा सकते हैं और जितने जितने इंटरनेशनल जब आप जा रहे होते हो उसमें जो बैरियर्स आते हैं उनको रिड्यूस किया जा सके. World Trade Organization enforces GATT rules, mediates disputes and imposes trade sanctions. तो ये क्या करती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि ये जो GATT के रूल्स हैं इनको इन्फोर्स करती हैं कि आप इनको करें, डिस्प्यूट्स को फिनिश करने की कोशिश कर रही होती हैं और ट्रेड सैंक्शंस को कोशिश कर रही होती है किसी तरह इम्पोज कराया जाए डिफरेंट कंट्रीज़ में. Then comes the economic communities. Economic communities are free trade zones created by nations to work towards common goals in the regulations of international trade. ये free trade zones होती हैं, ये different nations इनको create करते हैं ताकि एक common goal की तरफ आप काम करें in the regulation of international trade. जैसे यूरोपियन यूनियन होगी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, कैरिबियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया एंड साउथ अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ नेशंस हो गए. डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो काम कर रही होती हैं फॉर द बेटर रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, दे रिफ्लेक्ट पेज नंबर 556. ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कंपनी की अट्रैक्टिवनेस एज अ मार्केट. इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर आ जाता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं. अब जब भी आप किसी कंपनी में अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं, ठीक है, मैं लाइट ऑन कर रही थी, आप इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को समझना है. और ये दो वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के इकोनॉमिक सिस्टम को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या. जो कंपनी का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है ना, वो उसके प्रोडक्ट और सर्विस नीड्स को, इनकम लेवल्स को या एम्प्लॉयमेंट लेवल को ना शेप अप कर रहा होता है. ये 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं सबसिस्टेंस इकोनॉमीज़, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज़, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़. इकोनॉमीज़ करने लगी थी मैं, बारी बारी इनको देखते हैं. सबसिस्टेंस इकोनॉमीज़ हैव अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. दे कंज्यूम मोस्ट ऑफ देयर आउटपुट एंड बार्टर द रेस्ट फॉर सिंपल गुड्स एंड सर्विसेज. दे ऑफर फ्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़. अब सबसिस्टेंस इकोनॉमीज़ क्या होती है कि उनकी लार्ज जो मेजॉरिटी है ना वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है और वो जो आउटपुट है ना, मोस्ट ऑफ द आउटपुट है वो कंज्यूम कर लेते हैं और बाकी जो है वो सिंपल गुड्स और सर्विसेज के लिए सेव कर लेते हैं और ये बहुत कम मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं. दूसरी है रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज़. ये क्या आर रिच इन वन और मोर नेचुरल रिसोर्सेज. किसी एक या एक से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज में ये माशाल्लाह ज़रा
इनमें ज़्यादा पाया जाता है. दे आर गुड मार्केट्स फॉर लार्ज इक्विपमेंट्स, टूल्स, सप्लाइज एंड ट्रक्स. इफ़ देयर इज़ अ वेल्दी अपर क्लास देन दे आर ऑल्सो अ मार्केट फॉर लग्जरी गुड्स. अब ये जो मार्केट है ये क्या है? लार्ज इक्विपमेंट्स के लिए, टूल्स के लिए, सप्लाइज के लिए, ट्रक्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. और अगर उधर वेल्दी अपर क्लास अवेलेबल है तो आपके लग्जरी गुड्स भी आप वहाँ पे मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ या इसको इमर्जिंग इकोनॉमीज़ भी कहा जाता है. In an emerging or industrializing economy, fast growth in manufacturing results in rapid overall economic growth. अब इसमें क्या होता है? फास्ट ग्रोथ हो रही होती है मैन्युफैक्चरिंग में, और इससे क्या होता है? ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. फॉर एग्जांपल BRIC कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये क्या है? एज मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजेस द कंपनी नीड्स मोर इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्सटाइल मटेरियल, स्टील एंड हैवी मशीनरी एंड फ्यूअर इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश टेक्सटाइल्स, पेपर प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स. अब जैसे जैसे इन कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो सामान भी आपको चाहिए होगा. तो ये बेसिकली क्या होता है? इट क्रिएट्स अ न्यू रिच क्लास एंड अ स्मॉल बट ग्रोइंग मिडिल क्लास. इसमें एक नई रिच क्लास बनती है, अपर क्लास बनती है, उसके साथ साथ एक छोटी सी पर एक मिडिल क्लास बनती है जो ग्रोथ की तरफ जा रही होती है, बोथ डिमांडिंग न्यू टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. और ये तमाम लोग क्या मांग रहे होते हैं? नए टाइप ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स आएँ. ठीक है, कुछ शौकिया मांग रहे होते हैं, कुछ को आदत होती है क्योंकि वो अमीर होते हैं. देन कम्स द इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़. इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ आर मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ये क्या है? मेजर एक्सपोर्टर्स है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के, सर्विसेज के एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स के. दे ट्रेड goods among themselves and also export them to other types of economies for raw materials and semi finished goods. ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ मटीरियल जो गुड्स होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एंड डिफरेंट इकोनॉमीज़ में जहाँ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है. द वेरिड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ दीज इंडस्ट्रियल नेशंस एंड देयर लार्ज मिडिल क्लास मेक देम रिच मार्केट्स फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ गुड्स. अब क्योंकि इसमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और इसके साथ साथ एक लार्ज मिडिल क्लास होती है, तो इसमें तमाम टाइप्स ऑफ गुड्स की एक मार्केट की अपॉर्चुनिटी अराइज कर जाती है. इसमें एग्जांपल आ जाती है US की, जापान की एंड नॉर्वे की. लेट मी हैव अ सिप ऑफ टी. तो ये सब क्या था? ये थे हमारे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के 4 फैक्टर्स. अब हम आगे देखते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का दूसरा चीज़, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पढ़ी है, जो कि सेकंड फैक्टर है ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में हैव लो, मीडियम एंड हाई इनकम हाउस होल्ड्स. अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशंस में क्या है? लो, अपर एंड मीडियम इनकम हाउस होल्ड्स हैं. In contrast, countries with subsistence economies consist mostly of households with very low family incomes. अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनमें लोगों की जो इनकम है वो कम होती है. कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जो इनकम है बहुत कम होती है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी इनकम बहुत हाई होती है. इवन पुअर और इमर्जिंग कंट्रीज में भी अट्रैक्टिव मार्केट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. समटाइम्स गरीब जो मुल्क हैं दुनिया के, वो क्या हैं? वो हो सकते हैं कि वो आपके लिए एक अट्रैक्टिव मार्केट हो. ठीक है. These days companies in a wide range of industries from cars to computers to candy are increasingly targeting even low and middle class income consumers in emerging economies. आजकल लोग क्या कर रहे हैं? कंपनीज क्या कर रही हैं? They are trying to attract even low income middle class peoples too. For example, in India, Ford recently introduced a new model targeted to consumers who are only now able to afford their first car. अब फोर्ड ने इंडिया में क्या किया है? कैसी कार की है कि उनकी उस कार को इंट्रोड्यूस करने की वजह से कोई लोगों ने वो पहली दफ़ा कारी खरीदी है. इन एन एफर्ट टू बूस्ट इट्स प्रेजेंस इन एशियाज थर्ड लार्जर ऑटो मार्केट बिहाइंड जापान एंड चाइना, Ford introduced the Figo, a $7,700 hatchback designed for a hypothetical 20-something Indian named Sandeep. He works in IT, finance or another service industry and tools around on a motorcycle. But now that he is enjoying the first fruits of affluence, Sandeep wants 4 wheels. तो ये क्या हुआ है कि उन्होंने एक ऐसी गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई है जिससे लो इनकम या मिडिल क्लास या हाई इनकम हाउस होल्ड्स जो रखते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन आती है इनकम की.
अब फोर्ड ने क्या किया था, एक ऐसी गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई कि एक बंदा जो कि मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करता था वो भी अब गाड़ी के ख्वाब देख सकता है. दैट वाज सो चीप, मींस अफोर्डेबल. अब पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं. देन वी विल हैव गो थ्रू 2-3 एंड देन वी विल गो कंट्रीज एटीट्यूड्स टूवर्ड्स इंटरनेशनल बाइंग. अब पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट क्या है, नेशन जो है डिफ़र करते हैं इन देयर पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट्स. अब ये समझने के लिए तो वेदर टू डू बिजनेस इन दिस कंट्री और नॉट, अ कंपनी शुड कंसिडर द फैक्टर्स एज द कंट्रीज एटीट्यूड्स टूवर्ड्स इंटरनेशनल बाइंग. ठीक है कि उसका क्या है, गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के एंड मॉनेटरी रेगुलेशंस के. ये फैक्टर्स हैं जो आपको गो थ्रू करने चाहिए. Countries' attitudes towards international buying involves the country's receptiveness to foreign businesses. कि इसका मतलब है कि कंपनी कितनी फॉरेन जो फर्म्स हैं उनको कितना क्या कहते हैं करती है. फॉर एग्जांपल इंडिया हैज़ टेंडेड टू बॉदर फॉरेन बिजनेसेस विद इम्पोर्ट कोटास, करेंसी रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर लिमिटेशंस दैट मेक ऑपरेटिंग दैट देयर अ चैलेंज. अब इंडिया ने डिफरेंट बैरियर्स लगा के उधर काम करने को एक चैलेंज बना दिया है. In contrast, neighboring Asian countries such as Singapore and Thailand court foreign investors and shower them with incentives and favorable operating conditions. Political and regulatory stability is another issue. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने उनको एक एज़ कम्पेयर टू इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिफरेंट इंसेंटिव्स और फेवरेबल ऑपरेटिंग कंडीशंस देकर अट्रैक्ट करने की कोशिश की है. पॉलिटिकल और रेगुलेटरी स्टेबिलिटी वो कह रहे हैं एक सेपरेट इशू है. अभी ये वेनेजुएला गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि इन्फ्लेशन है, गुर्बत है और स्टीप पब्लिक स्पेंडिंग जो है, उन्होंने क्या किया है कि उधर बिज़नेस करना मुश्किल है. लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वहाँ पे कारोबार करने को ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं. ड्यू टू द अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी सिचुएशन विल इफेक्ट हाउ दे हैंडल बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैटर्स. उसके बाद आ जाते हैं मॉनेटरी रेगुलेशंस. ये मॉनेटरी रेगुलेशन होते हैं इन्वॉल्व द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट एंड करेंसी लिमिटेशंस. सेलर्स जो है ऑब्वियसली उन्होंने अपने प्रॉफिट लेना है. ठीक है, तो जब बायर कैन पे इन द सेलर्स करेंसी और इन अदर वर्ल्ड करेंसी, शॉर्ट ऑफ दिस सेलर्स माइट एक्सेप्ट अ ब्लॉक्ड करेंसी. अब जब आप किसी और कंट्री में जाके देखते हैं तो आपने उनकी करेंसी में अपने प्रोडक्ट को करना है, तो आपने देखना है कि वो मॉनेटरी की जो पैसों की एक्सचेंज रेट है वो कैसे दे रहे हैं, उसमें क्या क्या करेंसी लिमिटेशन लगाई है, कितने आप बाहर अपने इम्पोर्ट पैसे भेज सकते हैं, कितने नहीं भेज सकते. काउंटर ट्रेड इज़ ए नॉन कैश पेमेंट. काउंटर ट्रेड क्या होती है, नॉन कैश पेमेंट होती है. ठीक है. बार्टर इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस. बार्टर क्या है, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आप गुड्स देते हैं, आप अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं. दैट यू नॉन कैश पेमेंट होती है, आप अपने गुड्स की जगह उनको अपने गुड्स या सर्विस दे रहे होते हैं. देन कम्स द कंपनसेशन और बायबैक. इज़ द सेल ऑफ अ प्लांट और इक्विपमेंट एंड द पेमेंट इज़ रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स. आप कोई प्लांट या इक्विपमेंट उनको देते हैं और उसके बदले में कोई प्रोडक्ट उनसे ले लेते हैं. देन कम्स द काउंटर परचेज इज़ व्हेन द सेलर रिसीव्स पेमेंट एंड अग्रीज टू स्पेंड सम ऑफ द मनी इन द अदर कंट्री. इसमें क्या है कि सेलर क्या है, कुछ पेमेंट ले लेता है और कहता है कि जब मैं आपकी कंट्री में आ जाऊँगा तब बाकी पैसे दूंगा. अब हमने देखना है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. डिफरेंट बिजनेस नॉर्म्स होते हैं, कल्चरल प्रेफरेंसेस होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं. जितनी भी चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं, वी हैव गॉन थ्रू दिस. नाउ वी आर लुकिंग इनटू दिस विद द बाय वेयरिंग द मार्केटियर ग्लास. तो जब आप कल्चर आपको देखना होता है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं कि उनके बिजनेस नॉर्म्स क्या हैं, वो उनके बिहेवियर क्या हैं, ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं. एक सेकेंड बाद जिस तरह जो एक डिफरेंट नॉर्म्स और बिहेवियर्स आपने बिजनेस करने के डिफरेंट कंट्रीज टू कंट्री वेरी करते हैं. जैसे अगर कोई अमेरिकन एग्जीक्यूटिव है, वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि आप काम पे आएँ, काम की बात करें
और अपना काम जल्दी करें और फेस टू फेस बात करके बार्गेनिंग जो भी है वो करके निकल जाएं। हाइवर जापानीज या अदर एशियन बिजनेस पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, फाइंड द बिहेवियर ऑफेंसिव। उनको ये चीज़ें क्या लगती हैं, ऑफेंसिव लगती हैं। उनका एक डिफरेंट काइंड ऑफ परस्पेक्टिव ऑफ डूइंग द वर्क। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस नॉर्म्स डू दे प्रेफर, उनके कल्चरल प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं। कुछ लोगों में हाथ मिलाना अच्छा समझा जाता है, कुछ लोगों में बुरा मनाया जाता है, कुछ लोगों में साथ बैठ के खाना अच्छा लगता है, कुछ लोग स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द इन्वायरमेंट ऑफ देयर कल्चर एंड देन वी हैव टू गो थ्रू द कंसिडरेशंस, और हमें उसके हिसाब से फिर काम करना होता है। नाउ वी हैव, व्हेन वी डिसाइड टू गो ग्लोबल, वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स, पर्सपेक्टिव्स। हमें उनको समझना है कि हमने वेदर वी हैव टू गो ग्लोबल और नॉट। सो नॉट ऑल द कंपनीज नीड टू वेंचर इन टू द इंटरनेशनल मार्केट टू सर्वाइव। हर कंपनी को ज़रूरत नहीं है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए और वो काम करें। आप ये एग्जांपल देखेंगे, कुछ लोकल कंपनीज हैं, उनको पहले अपने होम कंट्री में अच्छी अपनी मार्केट प्लेस बनानी है। डोमेस्टिकली उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना है। उनके लिए ऑपरेटिंग इन द डोमेस्टिक एरिया इज़ मोर ईजियर, मोर सेफ़र। मैनेजर्स को दूसरी कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस समझना, उनके नॉर्म समझना, रूल समझना ज़रूरी नहीं है। उनको अनस्टेबल करेंसीज़ के साथ, पॉलिटिकल इश्यूज़, लीगल अनसर्टेनिटीज़ के साथ फेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ स्टिल आपको लगता है दैट योर कंपनी शुड गो एंड ऑपरेट इन ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ where their strategic positions in specific markets are affected strongly by their overall global positions, must compete on a regional or worldwide basis to succeed. So you have to understand that what is the global competition in the home market, कि आपकी home market में global competition का क्या हिसाब किताब जा रहा है। Then या आपकी जो होम मार्केट है वो आपके लिए श्रिंक कर रही है, या आपके लिए उधर जो इन्वायरमेंट है वो अनसर्टेन है, वो आपको नहीं समझ आ रहा, आपके काम पे नहीं चल रहे उधर। देन फॉरेन मार्केट्स विद मोर अपॉर्चुनिटी, फॉरेन मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो यू शुड गो ग्लोबल। एक्सपेंशन ऑफ कस्टमर्स टू इंटरनेशनल मार्केट, और आपके जो कस्टमर हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं, सो यू शुड गो ग्लोबल। सो आपको ये समझना है कि आपको सबसे पहले समझना है दैट आइदर योर कंपनी नीड्स टू गो ग्लोबल और नॉट। यू हैव टू गो थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स बिफोर गोइंग अब्रॉड। द कंपनी मस्ट वेस सेवरल रिस्क एंड आंसर मैनी क्वेश्चंस अबाउट इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट ग्लोबली। उसको देखना है कि आया मैं ग्लोबली जाने का सोच रहा हूँ, क्या मैं ग्लोबली कम्पीट भी कर सकता हूँ कि नहीं, या क्या मैं ऑपरेट कर भी सकता हूँ कि नहीं। क्या आप उनकी जो डिफरेंट जो बायर्स बिहेवियर्स हैं कंज्यूमर्स के डिफरेंट कंट्रीज़ के, क्या आप उनको समझ सकते हैं, क्या आप उनको लर्न कर सकते हैं, क्या आप अपने इतना समझते हैं कि अपने आप को कम्पिटिटिव क्या उस जगह में जाके आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पिटिटिवली अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि नहीं। विल द कंट्रीज बिजनेस कल्चर जो है आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, कि आपके लिए मुश्किल होगा कि आप फॉरेन नेशनल्स में अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं नहीं। डिफरेंट क्वेश्चंस आंसर करके यू विल डिसाइड दैट वेदर यू हैव टू गो ग्लोबल और नॉट। देन यू हैव टू डिसाइड विच मार्केट टू एंटर, आपने कौन सी मार्केट एंटर करनी है। Before going abroad, the company should try to define the international marketing objectives and policies. It should decide what volume of foreign sales it wants. कि जब वो जा रहा है तो उसे किस लेवल का फ़ॉरेन सेल वॉल्यूम चाहिए, किस वजह से वो जा रहा है और उसके किस लेवल का फ़ॉरेन सेल वॉल्यूम चाहिए। हाउ मैनी कंट्रीज़ टू मार्केट टू, कितनी कंट्रीज़ में उसने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, व्हेन दे गो अब्रॉड दे स्टार्ट विद स्मॉल। उनका होता है कि स्मॉल के इंटरनेशनल सेल्स जो उनकी कम से कम हो रही हैं तो ठीक है, चल रहा है, ठीक है। कुछ कंपनीज जो हैं उनके पास बिगर प्लान्स होते हैं। दे सी इंटरनेशनल बिजनेसेस एज इक्वल टू और नो इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन देयर डोमेस्टिक बिजनेसेस। कुछ कंपनी समझती हैं कि अगर हम इंटरनेशनल जाएंगे हमारा प्रोडक्ट इससे भी ज़्यादा सेल होगा और हमारा सेल वॉल्यूम काफ़ी हाई होगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपका फॉरेन सेल वॉल्यूम क्या होगा। उसके साथ साथ कंपनी को ये भी डिसाइड करना है कि कितनी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है। कंपनीज़ को ये समझना है कि उससे केयरफुली ना स्प्रेड करना है अपने बिज़नेस को, ये नहीं कि ऐसे ही बस स्प्रेड कर देना है। दे केयरफुल नॉट टू स्प्रेड देमसेल्व्स टू थिन और एक्सपैंड बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज़ बाय ऑपरेटिंग इन टू मैनी कंट्रीज़ टू सून। They have to understand their capabilities. Are they capable to expand their business
so rapidly into different countries will be able to will they have the capacity to cope up with the pressure जो different countries में आप अपने जो लेके जा रहे हैं बिजनेस को, उस वो प्रेशर को कूप अप करने की आप सलाहियत रखते हैं कि नहीं. देन टाइप्स ऑफ कंट्रीज टू मार्केट टू बेस्ड ऑन जोग्राफी, इकोनॉमिक एंड इनकम एंड पॉपुलेशन एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट. देन यू हैव टू डिसाइड दैट उसका जोग्राफिकल जो कंट्री है वो कितनी डिस्पर्स्ड है, आपके लिए कि उधर कितना इजी होगा अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड करना और कितना मुश्किल होगा. देन यू हैव देन इनकम एंड पॉपुलेशन, उसकी इनकम लेवल क्या है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, आपको कितनी उसकी एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेंगी, पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है. सो पॉसिबली ग्लोबल मार्केट को क्या करना चाहिए, आपको सिवरल फैक्टर्स में रैंक अप करना चाहिए, इंक्लूडिंग द मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ, द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ओवर देयर, कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होगा, रिस्क लेवल क्या होगा, इसका गोल क्या होगा. इट्स गोल विल बी टू डिटरमिन द पोटेंशियल ऑफ ईच मार्केट यूजिंग इंडिकेटर्स सच एज शोन वी सॉ इन द 9.1 table. Then the marketer must decide which market offer the greatest long run return on investment. फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी मार्केट आपको मैक्सिमम ROI दे सकती है on your investment. So this was deciding which market to enter. Now in the next video, as this video has went very prolonged, so we will start our next topic. Thank you very much. Jazakallah. Khuda Hafiz.